दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे चैनल पर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न उत्तर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पर डे एक वीडियो लाते हैं और इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ऐसे प्रश्न जो पिछले 5 वर्षों में पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का ये पार्ट शायद 7 है, नहीं शायद 8वां भाग है। ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। इससे पहले मैंने इस सीरीज के 7 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यदि अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है SST टॉप 100 प्रश्न उत्तर, तो जा करके देखिए और पार्ट बाई पार्ट आप सारे वीडियो को देख लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस सीरीज के 100 के 100 प्रश्न कर लोगे ना तो पेपर में 100% क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने है। उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि उपभोक्ता, जैसे जो बाजार में जो सामान बेचते हैं वो तो हो गए विक्रेता, लेकिन हम जो सामान खरीद रहे हैं वो हैं उपभोक्ता। ठीक है, हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या हैं, उपभोक्ता। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किस तरीके से होता है, किन्हीं चार कारणों की आपको समीक्षा करना है। ठीक है, तो उत्तर यानी बाजार में हमको किस तरीके से ठगा जाता है, कैसे हम लोगों का शोषण किया जाता है और कैसे हम लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, इन सब चीज़ों का आपको बताना है वर्णन। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे उपभोक्ताओं के शोषण के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। अब उपभोक्ताओं को कुछ इन तरीकों से लूटा जाता है, चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों अधूरी या गलत जानकारी। इसमें है बहुत से उत्पादक मतलब जो सामान को बेच रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने सामान की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर पैकेट के ऊपर लिख देते हैं, जिससे उपभोक्ता धोखा खा जाते हैं। ठीक है, ये पहला कारण हो गया। दूसरा घटिया सामान, इसमें लिखेंगे कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन एकत्र करने के उद्देश्य से घटिया किस्म का माल बाजार में बेचने लगते हैं। ठीक है भैया, दुकानदार ग्राहक को घटिया माल दे देता है क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिक मुनाफा होता है। ये हो गया दूसरा तरीका ठगने का। तीसरा है कम तौलना या मापना। इसमें लिखेंगे बहुत से चालाक व लालची दुकानदार ग्राहकों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें कम तौल कर या कम माप कर ठगने का प्रयास करते हैं। ये हो गया तीसरा कारण। चौथा है मिलावट करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखेंगे लालची उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ों जैसे घी, तेल, मक्खन, मसालों आदि में मिलावट करने से बाज नहीं आते, अर्थात तुरंत मिलावट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे में उपभोक्ताओं को दोगुना नुकसान होता है, नुकसान दुगुना हो जाता है। कैसे दोस्तों, पहला तो ये होता है कि उन्हें घटिया माल मिलता है, दूसरी चीज़ उन्हें घटिया माल की अधिक कीमत देनी पड़ती है, और दूसरा उनके स्वास्थ्य को भी मिलावटी पदार्थ नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि भाई मिलावटी पदार्थ जो है वो हमारे स्वास्थ्य यानी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है, प्लस हमें पैसा भी दुगना पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गए दोस्तों कुछ कारण जिनकी वजह से उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। अधूरी गलत जानकारी दे दी जाती है कि भाई इतने में 20% एक्स्ट्रा, 40% एक्स्ट्रा, है ना। ऐसे ही घटिया सामान जो है बेचा जाता है हम लोगों को ठगने के लिए। बहुत सारे लोग कम तौल करके देते हैं, ठीक है, मिलावट करते हैं। तो ये तरीके हो गए जिनसे हमारा बाजार में शोषण होता है। 37वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। भैया ये आपका राजनीति शास्त्र से क्वेश्चन है, तो उत्तर में लिखेंगे लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के संबंध में सभी सुरक्षा या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यानी लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में सुरक्षा या फिर प्रस्ताव जो जारी किए जाते हैं उनको लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहा जाता है। ठीक है भैया, अब आगे पूछ रहा है इसके लिए उठाए जा सकने वाले 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में निम्नलिखित राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। अब देखते हैं भाई, 2 पूछा गया है, हमारा जितना मन होगा उतना लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे लिखना है कि हमारा टाइम भी ज़्यादा ना बर्बाद हो, है ना, समय का विशेष ध्यान रखना है। तो पहला लिखेंगे लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर हमें मुख्य जोर देना चाहिए। इसमें आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
ठीक है, यानी आम आदमी जो राजनीति में भाग देते हैं उनसे उनकी गुणवत्ता और स्तर में हमें सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। ये पहला सुधार। दूसरा क्या होगा कि कानून बनाकर कुछ हद तक राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। जैसे सावधानी से कानून बनाकर गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कानून बना करके राजनीतिक सुधार जरूर किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय आपको बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस सीरीज का एक एक प्रश्न आपके लिए रामबाण है, ये बात मान लीजिए। एक प्रश्न को भी आप मिस मत कीजिएगा, अन्यथा आप घाटे में चले जाएंगे। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, मृदा अपरदन का मतलब है कि प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का हटना। मृदा माने मिट्टी का, अपरदन माने एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर चला जाना। ठीक है, मिट्टी का एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर जा करके एकत्र होना, इस प्रक्रिया को कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मृदा अपरदन का मतलब है कि प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का हटना। मिट्टी की ऊपरी परत में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इसी वजह से जब ये मिट्टी जो है भाई हट करके यहाँ से वहाँ चली गई तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि भाई उसकी सारी पोषक तत्व और सारे कार्बनिक पदार्थ एक जगह से हट करके दूसरे जगह पर चले गए, तो वो जगह जो है बर्बाद हो जाती है ना। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं मृदा अपरदन। और इसके समाधान हेतु 4 उपाय पूछे गए हैं, तो लिखेंगे मृदा अपरदन को कम करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। पहला नंबर, वनों की अविवेकपूर्ण कटाई को रोकना चाहिए, यानी जो जंगल काटे जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि भाई जंगल में पेड़ पौधे रहेंगे तो उनकी जड़ जो है सभी जगह मिट्टी में फैली रहेगी। इससे मिट्टी जो है वो जड़ों के साथ जकड़ी रहेगी और बरसात होने पर या पानी बहने पर वो मिट्टी कटेगी नहीं, है ना। दूसरा, हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। ठीक है। चौथा, जल द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना चाहिए। ठीक है, उसको बराबर कर देना चाहिए। उसके बाद 5वां नंबर, खेतों में क्यारी बनाना चाहिए। क्यारी बनाने से ये बेनिफिट होगा कि मिट्टी एक जगह से कट के दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगी। आप क्यारी बनाए रहेंगे तो जो मिट्टी बहेगी भी तो वहीं पर रुकी रह जाएगी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, इसलिए खेतों में क्यारी भी बनाना चाहिए। 6वां नंबर, खेतों की अच्छी तरह जुताई के बाद सपाट करना चाहिए, जिससे मिट्टी जो है यहाँ से वहाँ कट करके ना बह पाए। ठीक है भैया, क्योंकि जैसे ही खेत जुते तो क्या हुआ, मिट्टी जो है हल्की हो जाती है ना। उसके जो है छोटे छोटे कण हो जाते हैं, तो जैसे ही पानी आया तो वो कण जो है बहने लगते हैं। उसको सपाट किया जाए जिससे वो बहेगी नहीं। 7वां नंबर, क्यारियों पर ऐसे पौधे लगाना चाहिए जो मिट्टी को ढीला होने से बचाएं। ठीक है, ये हो गए कुछ तरीके जिनसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है और भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय आपको बताना है। ठीक है भैया, तो उत्तर में लिखेंगे भारत में संसाधन नियोजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि संसाधनों का विवेकहीन इस्तेमाल करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि भारत में संसाधन नियोजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भाई लोग संसाधनों का जिसका जैसे मन हो रहा है उसका वैसे उपयोग कर रहा है। इससे अनेकों समस्याएं बढ़ रही हैं दोस्तों। समस्याएं डे बाय डे बढ़ती जाएंगी अगर संसाधन नियोजन को लागू नहीं किया गया, संसाधन को संरक्षित नहीं किया गया तो आए दिनों संसाधन कम हो जाएंगे। यानी कि संसाधन नियोजन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि संसाधनों का विवेकहीन यानी कि मूर्खतापूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। संसाधन नियोजन के जरिए संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर जरूरत होगी वहीं पर हम उपयोग करेंगे, है ना। अब पूछा जा रहा है संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय, तो लिखेंगे भैया कि संसाधन नियोजन के कुछ तरीके ये रहे। पहला नंबर, संसाधनों की पहचान और उनकी सूची बनाई जाए। दूसरा नंबर, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत व्यवस्था से युक्त नियोजन संरचना विकसित की जाए। उनको कैसे नियोजित किया जा सकता है, उनको कैसे बचाया जा सकता है संसाधनों को, इसके लिए हमें अनेक तरीके अपनाए जाएं। ठीक है, अपनाना चाहिए। तीसरा नंबर, संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजनाओं से जोड़ा जाए, जिससे ये लोग ज़्यादा ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को, संसाधनों को संरक्षित करने के लिए। चौथा नंबर, संसाधन योजना को नियमित रूप से समीक्षा करना और अपडेट करना। पर डे जो है ये लोग संसाधन पर निगरानी रखें
और प्रतिदिन की जो सूचनाएं हो उसको अपडेट करते रहें, समीक्षा करते रहें, जांच करते रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर है अप्रत्याशित चुनौतियों या अवसरों के लिए संसाधन योजना को समायोजित करना। ठीक है, ये हो गए कुछ तरीके जिनसे हम संसाधन को सुरक्षित कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्रक क्या है? इसको कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि तृतीयक क्षेत्रक क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता करता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक की कुछ विशेषताएं पूछी गई हैं तो वो इस प्रकार हैं। पहला नंबर, तृतीयक क्षेत्र में किसी तरह की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, लेकिन यह उत्पादन प्रक्रिया में मदद करता है। दूसरा नंबर, इसमें बैंकिंग, परिवहन, बीमा, वित्त, दूरसंचार, प्रबंधन और शासन जैसी सेवाएं शामिल होती हैं तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। ठीक है, इनसे एमसीक्यू भी बन सकता है कि बीमा जो है किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, परिवहन किस क्षेत्रक के अंतर्गत, बैंकिंग किस क्षेत्रक के अंतर्गत, दूरसंचार, प्रबंधन और शासन सेवाएं किस क्षेत्रक के अंतर्गत। तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है भैया, यह क्षेत्रक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। चौथा नंबर, यह क्षेत्रक किसी देश के समग्र आर्थिक स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि यह क्षेत्रक जो है, तृतीयक क्षेत्रक जो है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल निभाता है और कंपटीशन में उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक है, 5वां नंबर, यह क्षेत्रक विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। यानी यह क्षेत्रक जो है विदेश के लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी विदेशी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में यह सभी क्षेत्रकों में से सबसे एक है। ठीक है, सबसे प्रमुख है। तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इससे अगले पार्ट में हम 41 से लेकर 45 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब आप सभी को इसके पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके क्लिक करके देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।